वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत शानदार होंगे। और अभी दिवाली की मिठाई उठाई खा के रेडी हैं सब लोग, है ना? तो आइए आज की क्लास करते हैं फटाफट। और ये बिल्कुल लास्ट है। ऊपर से कहा जाए तो, देखा जाए तो 1 घंटे की क्लास है, बट मैं इसे जबरदस्ती खींचूंगा थोड़ा सा, ताकि अपना 1.5 घंटे का एक बढ़िया लेक्चर बने। और शुरुआत में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जैसा हम लोग करते हुए आते हैं। आज रिवीजन में डाइजेशन भी रखेंगे, नो डाउट पैटर्न से नहीं रखें। हाँ, लेकिन एक बात और बताएं आपको, एक लेक्चर में आज शाम तक और रिलीज करूंगा, है ना? वो रिवीजन का होगा, याद रखना। और थोड़े से आपके यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स होंगे, वो 1 सवा घंटे का होगा मुश्किल से। आप वो भी देख देख के जाना, है ना? जैसे कहीं कोई चीज लर्न करनी होती है या कुछ भी, तो उसके लिए आपके यहाँ पे बनाया है। आपको मजा आएगा, गारंटी है। बस ये याद रखना कि कल टेस्ट में बैठने से पहले आप एक बार वो लेक्चर्स जरूर देख लेना, ये मेरा आपसे वादा है। फिर आपको मजा आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। टेस्ट में, अच्छा, टेस्ट के लिए तुम चाहते हो कि टेस्ट में बहुत शानदार हो, तो एक बात बताऊं तुम लोगों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है टेस्ट के में बहुत शानदार करने के लिए, कि आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, ये बात मत भूलना। यानी कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का करना चाहते हो, टॉप ऑफ द, है ना? अगर तुम चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा और बढ़िया करना है, तो भी एनसीईआरटी करके जाना, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन ही नहीं है। एनसीईआरटी पेज नंबर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की फोटोज हैं, है ना? तुम सारे फोटो देख के जाना। एनसीईआरटी की मैचिंग है, एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ है। तो फुल एनसीईआरटी है, मजा आएगा, इस बात की गारंटी है मेरी, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। तो आइए मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे शानदार पॉइंट यह है कि हम लोग लेक्चर नंबर 9 में हैं, और हम इस लेक्चर को बहुत शानदार तरीके से फिनिश करने वाले हैं। याद रखिएगा, पिछला लेक्चर मैंने थोड़ा सा डाउन किया था, सिर्फ इसलिए ताकि आप यहाँ पे ये लेक्चर आप यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोर पर रहे शानदार तरीके से। आइए सबसे पहले आज का गोल देख लेते हैं। आज का गोल हमारा कुछ नहीं है, पाचन हो चुका है, तो इसको सिर्फ इसलिए डालें ताकि हम लोग क्या करें, देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं। पाचित उत्पादों का अवशोषण, ये आज का सबसे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पाचन तंत्र के विकार सबको पता होते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, अच्छे से बताऊंगा। विटामिन और मिनरल्स शायद मैं आपको बता पाऊं, या अगर देखूंगा, अगर मौका मिला तो कुछ तो जरूर बता दूंगा। और नहीं बता पाया तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, 15 मिनट का विटामिन होता है, 15 से 20 मिनट का, और 15 से 20 मिनट का मिनरल्स होते हैं, और 15 मिनट का एक और रैपिड फायर जोन आप यहाँ पे डाल के, आप यहाँ पे 1 घंटे का खूब प्यारा सा लेक्चर एक और डालूंगा, जो आप शाम तक जरूर देख लेना। क्योंकि कोर्स यहां तक तो खत्म हो रहा है एनसीईआरटी से, यहां तक कोर्स खत्म हो जाएगा जो आपके टेस्ट आ रहे हैं उनसे। क्योंकि जब एनसीईआरटी आ रही है और एनसीईआरटी में विटामिन नहीं दिया हुआ है, तो सर तो विटामिन देने वाले हैं नहीं, पहले पॉइंट बता दें, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है और किसी और को फॉलो किया नहीं है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने होना चाहिए, पाचन तंत्र को अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो क्या है आपके यहाँ पे, पाचन तंत्र कोशिकीय स्तर से लेके आपके यहाँ पे उत्तकीय अंग और अंग तंत्र स्तर तक आपको देखने को मिलता है। इसमें मुख गुहा से लेके आपके यहाँ पे एनस तक की संरचना पाई जाती है। जो आपके माउथ होते हैं वो शरीर के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, जबकि निचले हिस्से में जाओगे तो आपको एनस देखने को मिलेगा। जो पहला संरचना आपके ब्लास्टोपोर के निर्माण के दौरान बनी थी उसका नाम माउथ था, और जो दूसरी संरचना बनी थी वो थी आपके यहाँ पे एनस। ऐसा हम लोग प्रोटोस्टोमिएट के लिए कहते हैं, जो आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और मोलस्का है। दूसरा पॉइंट आपके यहाँ पे फिर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ पे पहले एनस बना और देन आपके यहाँ पे क्या बन रहा है, माउथ बन रहा है। ऐसी संरचना हमारे यहाँ पे किसके लिए बोली जाती है, ड्यूटेरोस्टोमिएट, जो कि हम सब हैं किसके साथ आपके यहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा के साथ। ड्यूटेरोस्टोमिएट, हमारे यहाँ एनस का फॉर्मेशन निर्माण सबसे पहले हुआ था, और फिर आपके यहाँ पे किसका निर्माण हुआ था, मुख गुहा का। तो एनसीईआरटी एक लाइन कहती है कि मुख गुहा आपके जो है मुख गुहा में खुलती है। मुख गुहा में क्या होता है, पहली बात तो मुख गुहा अंदर से आपके यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस यानी बहुस्तरित आपके यहाँ पे सल्की एपिथेलिया से, सल्की एपिथेलिया है ना, सल्की एपिथेलिया वाला सरल सल्की, हाँ, तो सल्की उपकला से स्तरित होती है, वो नॉन केराटिनाइज होती है और आपके यहाँ पे बहुस्तरित होती है। उसके अंदर
बहुत ध्यान सुनिएगा, उसके अंदर बहुत कम मात्रा में डिफ्यूजन पाया जाता है, अवशोषण नहीं बोलोगे। जो दवाइयां आपके मुख में अवशोषित होते हैं उनको अवशोषण नहीं डिफ्यूजन बोलते हैं। अपने लाइन को करेक्ट करना, बिल्कुल करेक्ट करना। कई बार हम लोग कहते हैं मुख गुहा के अंदर भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है, नहीं, पाचन एवं डिफ्यूजन होता है मेरे बच्चे। ये बात बहुत ध्यान से, मैं बार बार बोलता हूं, क्लियरिटी लाओ। और हर एक आप यहाँ पे चलती एनसीईआरटी का पेज ही है, यही पेज 4 दिन पहले भी रखा हुआ था, आज भी रखा हुआ है, लेकिन हमारे पॉइंट्स बदल रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है, धीरे 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 और ज्यादा मेच्योर होते जा रहे हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन और शानदार होती जा रही है। तो हमने कहा मुख गुहा के अंदर क्या होगा, आपके यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। उसके बाद आपकी मुख गुहा में आप कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, पहले बताओ आपके में टीथ, दूसरा टंग, तीसरा सलेवरी ग्लैंड और चौथा क्या पाया जाएगा, वाल्डेयर रिंग। सर आपने वाल्डेयर रिंग नहीं बताया है क्योंकि वाल्डेयर रिंग एनसीईआरटी में नहीं है। तो फिर आपने नाम ही जिक्र ही क्यों किया, क्योंकि ढेर सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंगों के मॉड्यूल पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए वाल्डेयर रिंग है। क्या आप इसे बताने वाले हो? हमने कहा ना कि अभी कुछ देर बाद आप यहाँ पे सबसे लास्ट लेक्चर होगा, उसको बोलते हैं समरी लेक्चर, जिसमें हम लोग वो चीजों को कवर करते हैं जो प्रीवियस ईयर में तो आई हैं क्वेश्चन में, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के मॉड्यूल में तो आपको देखने को मिलेंगे, बट आपके एनसीईआरटी और नीट में देखने को ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो उसको मैं आप अलग से पॉइंट लेके आऊंगा। अगला पॉइंट आपको अगर मैं बताना चाहूं तो उसमें यह भी होगा कि मुंह अधिकांशतः जो स्तनधारी होते हैं उनमें द्विबारदंती और गर्तदंती पाए जाते हैं अवस्थाएं, और वयस्कों में जो संरचना होती है वो परमानेंट टीथ होती है, और जो छोटे बच्चों में होती है वो टेम्पोररी होती है, क्योंकि जॉ भी आपके यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है, और जॉ के ऊपर जो धंसी हुई संरचना में टीथ पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग गर्तदंती या थिकोडोंट कंडीशन कहते हैं। इस तरीके से अगर एक वयस्क में आपसे पूछा जाए कि कौन सा होगा डेंटल फार्मूला, तो किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसके साथ आपके यहाँ पे 2 1 2 3 और इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर के सापेक्ष में अगर हम किसी छोटे बच्चे के अंदर डेंटल फार्मूला देखें तो 2102 2102 मैंने आप सभी को बोला था, याद रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं। इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कर रहा हूं मैं, इंटू टू कर दो, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि इस डेंटल फार्मूला को आपको जरूर याद रखना है। हमने कहा कितने दांत मनुष्यों में द्विबारदंती होते हैं, हमने आपसे कहा कि कितने दांत जो मनुष्य हैं उनमें द्विबारदंती हो, आपने कहा कि सर 20। हमने कहा कितने दांत मनुष्यों में एक बारदंती है, आपने कहा 12। हमने कहा ये बताओ क्या प्रीमोलर जो है वो एक बार दंती है कि 2 बार दंती है, आपने कहा प्रीमोलर एक बार दंती है, क्योंकि प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है लेकिन वयस्कों में प्रीमोलर पाया जाता है। क्या लास्ट आप यहाँ पे फिर से सुनो, अग्र चर्वणक की बात कर रहा हूं, क्या लास्ट चर्वणक जो होता है वो एक बार दंती होता है कि 2 बार? मैंने कहा बाल की खाल निकालने पे अगर जुट गए ना बेटा तो बहुत मजा आएगा आपको रिवीजन में, बार बार इस बात को बोल रहा हूं। तो मैंने कहा कि क्या आपके यहाँ पे लास्ट चर्वणक जो होता है वो एक बार दंती होता है कि 2 बार दंती होता है? तो आपका प्रश्न दोबारा उसी सापेक्ष में चला गया कि अग्र चर्वणक क्या होते हैं और पश्च चर्वणक क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख गुहा को ग्रसनी से आपके यहाँ पे ढका जाता है, और ये आपके यहाँ पे वायु और भोजन दोनों के पथ के आपके बीच में पाई जाती है। ये उपास्थीमय संरचना होती है जिसको हम लोग घाटी ढापन बोलते हैं। ये आपके यहाँ पे इसी को इंग्लिश में एपिग्लॉटिस कहते हैं, और ये श्वास नली को ढक के रखती है। श्वास नली भी थोड़ा सा ऊपर आती है, एपिग्लॉटिस, या आपके यहाँ पे घाटन ढपनी जो होती है वो भी थोड़ी सी नीचे जाती है, और दोनों मिलके वायु नली को बंद कर देते हैं। इस प्रकार से जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो सीधा का सीधा ग्रासिका में चले जाते हैं बिना आपके इसोफेगस में, मतलब सॉरी वायु नलिका में गए हुए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे जाते हैं इसोफेगस से, मतलब ग्रासिका से होते हुए। ग्रासिका की संरचना कितनी लंबी होती है आपके यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी चौड़ी होती है आपके यहाँ पे? 1 से 2 इंच होती है, ऐसे बोलाता है उसको। और वो पूरी तरीके से आपके थोरेसिक कैविटी को छेदते हुए, डायफ्राम को छेदते हुए सीधा जे संरचना के आमाशय के अंदर खुलती है। आमाशय की ये संरचना ढेर सारे ऑक्जेनेटिक सेल्स और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों से पूरी तरीके से घिरे हो, मतलब उसमें सब कुछ पाया जाता है जो आगे चल के आपके भोजन पाचन में सुसंगठित रूप से योगदान देता है। अगला पॉइंट देखते हैं प्लीज। ये है ग्रासिका और आमाशय। तो यहाँ पे 3 भाग होते हैं। मैंने कहा था अधिकांशतः मुख गुहा की संरचना से लेकर और एनएस तक की संरचना में जाओगे तो कोई भी संरचना, एक जनरल नॉलेज जनरलाइज कर रहा हूं पॉइंट को, कि ये 3 भागों में बटी होती है। पहले का नाम था जठरागम, आपके यहाँ पे जठरागम भागा,
दूसरा ऊपर की तरफ जाओगे तो फंडस, और तीसरा पॉइंट जो है वो जठर निर्गमी है। अगर हम देखें कि जो भोज्य पदार्थ ग्रासिनी से होकर आपके यहाँ पे, ग्रासिनी से होकर ग्रसिका में और ग्रसिका से होकर आमाशय में आते हैं, वो सबसे पहले कहां पहुंचते हैं? जठरागम में पहुंचते हैं। फिर कहां पहुंचते हैं? जठर निर्गमी पे पहुंचते हैं। और इन दोनों के ऊपर टॉप पे जिसमें गैसेस पाई जाती हैं, गैस पाई जाती है, वो भाग है आपका, मैंने बोला क्या, फंडस या फंडस। ठीक है, तो ये सारा का सारा संरचना है। अगली संरचना के बारे में मैं बताऊं, ये टीथ आपके के पूरे हैं, कृतंक, रदनक, अग्रचरणक और चरणक, आपको तीनों संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी। मैंने कहा ये दोनों एक बार दंती हैं, एक बार दंती, और ये भी एक बार दंती है ना। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक बार दंती होते हैं, बाकी सारे के सारे दांत जो होते हैं वो कितने हैं आपके यहाँ पे? 2 बार दंती। अगला पॉइंट आपके सामने बहुत शानदार, ग्रासिका, जठरागम, फंडस, काय, जठर निर्गमी। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एक बात देखना होगा कि यहां पर एक पाया जाता है अवरोधनी, और इस अवरोधनी को हम लोग कहते हैं हृदय अवरोधनी, यानी कि इधर देखिए ध्यान से, कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। आपने कहा सर हिंदी में लिख दो, हमने कहा कार्डियक अवरोधनी, अवरोधनी, कार्डियक अवरोधनी। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब ये मैंने कहा था यहां पे ये गलत है, यहां पे ये गलत है, ये होगा यहां पे और ये होगा यहां पे। जब हम बोलेंगे फंडस तो यानी यहां पर पाई जाती हैं गैस, है ना। यहां का पीएच होगा मेन बॉडी का 1.2 से लेके 2.0 तक, और यहां पर पार्ट का जो आपका पूरा का पूरा पीएच होगा वो होगा 3.0 तक। और यहां पाया जाएगा, बोलो, पाइलोरिक। क्या बोलोगे? पाइलोरिक अवरोधनी, अवरोधनी, है ना। अगला पॉइंट लेके चलते हैं नेक्स्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। उसके बाद ये समझना है, मैंने फिर बताया था आपको, ल्यूमेन पाई जाएगी, मुकोसा पाया जाएगा, सिर मुकोसा पाया जाएगा, अनुदैर्ध्य बाहरी होगी, वर्तुल्य भीतरी होगी, सिरोसा होगा। तो भैया ये हो गया आपके यहाँ पे संयोजी उत्तक। जल्दी जल्दी करते हैं, क्या हो गया आपके संयोजी? कौन सा उत्तक हो गया? ये संयोजी हो गया। ये हो गया पेशीय उत्तक। तो संयोजी उत्तक यहाँ हो गया, पेशीय उत्तक यहाँ हो गया, और ये हो गया मेरे बच्चे कौन? म्यूकोसा। ये हो गया इपिथीलिया। क्या हो गया आपके यहाँ पे? EPTHELIA, इपिथीलिया। और सभी मेरे बच्चे कह रहे हैं सर तंत्रिका कहां पाया जाएगा? तो तंत्रिका उत्तक इनके बीच में पाया जाएगा एज अ, काम करेंगे ये लोग, कैसे काम करेंगे? इनके बीच में पाया जाएगा, और ये काम करेंगे एक गैंग्लियन जैसे। कैसे काम करेंगे आपके यहाँ पे? गैंग्लियन। इन्हीं को मीसनर या ऑर्बैक प्लेक्सर बोलते हैं। तो हम बोलेंगे यहां पर ये पाए जाएंगे, इधर देखो ध्यान से, तंत्रिका, तंत्रिका गैंग्लियन, गैंग्लियन। तो ये हो गया तंत्रिका गैंग्लियन। तो कौन सा हो गया? यानी कि हो गया नर्वस टिश्यू। तो क्या बात है, आहार नाल के निर्माण में तीनों प्रकार के टिश्यू पाए गए कि नहीं पाए गए? बस ये बात खत्म हो गई। अगला पॉइंट, लैक्टेल्स हैं। लैक्टेल्स कहां पे है ये बताइएगा? ये हैं। ये क्या है? मतलब लैक्टेल्स तो मेनली ये है, तो आपको ये देखना, लेकिन यहां से लेकर यहां तक देख ले। तो ये है लैक्टियल्स, ये है अंकुर, ये है केशिकाएं, धमनी, प्रागुहिका, सिरा, है ना। और यहां क्या पाया जाएगा? क्रिप्ट ऑफ लीवर कौन? मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, CRYPT, क्रिप्ट ऑफ लीवर, LIBAR, लीवर, KHUNNS, लीवर कोन्स। तो ये हो गया क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन्स। तो बहुत प्यारी प्यारी सी बात है जिसके बारे में आप सबको देखना है, और ये सारा का सारा मैटर जो आपके सामने आया है वो है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हो गया 15 मिनट का रिवीजन आप सभी के लिए। अब है पाचित उत्पादों का अवशोषण, है ना। क्या है पॉइंट? पाचित उत्पादों का अवशोषण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर देखिएगा। तो पाचित उत्पादों का अवशोषण ये आपको देखना है।
आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखना है पाचित उत्पाद बने क्या। आपके सामने जो जो पाचित उत्पाद है आप सबका नाम बताइए। चलिए, अगर कार्बोहाइड्रेट आपका भोज्य पदार्थ था, सब लोग सुन रहे हो ना मेरी बात को, इधर देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट आपका भोज्य पदार्थ था तो कार्बोहाइड्रेट से पाचित उत्पाद क्या क्या निकले। आपने कहा सर पहले तो नाम लिखो ग्लूकोज का। हमने कहा वाह मेरे बेटे वाह, अरे इसमें वाह की क्या बात है, लिखिए तो जरा आप, GLUCOSE, ग्लूकोज। सर ये मोनोसैकेराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से निकले हैं। हमने कहा हाँ बेटा मैंने ही पढ़ाया था आपको। सर रुको, ग्लूकोज तो ब्लड शुगर हो गया ना, फ्रूट शुगर भी लिख दीजिए सर। हमने कहा वाह मेरे बच्चे, क्या लिख दूं? फ्रक्टोज, FRUCTOSE, फ्रक्टोज। सर तीसरा भी लिख दीजिए, गैलेक्टोज, ब्रेन शुगर। मैं हिंदी क्यों लिख रहा हूं यार, इंग्लिश क्यों लिख रहा हूं, मेरे समझ में नहीं आता, कभी कभी भूल जाता हूं। इधर देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये क्या बन गया आपके यहां पे? मोनो सैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स यानी कि एक शुगर। मोनोसैकेराइड का मतलब हुआ एक शुगर। शुगर का एक, मोनो का मतलब क्या मेरे बच्चे? एक। सैकरम क्या? सैकरम मतलब शुगर। ये बात समझ में आई नहीं? यानी शुगर का एक मॉलिक्यूल है, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीन कंपोनेंट आपके शुगर के हैं। हमने कहा वो कौन सा पदार्थ है कि जो आपके यहां पे तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इनके एब्जॉर्ब करने की तीन प्रक्रिया होगी, एक होगा एक्टिव, एक होगा पैसिव, एक होगा आपके यहां पे फैसिलिटेड। एक्टिव वो होगा जब हम किसी भी पदार्थ को एब्जॉर्ब करने के लिए ऊर्जा का व्यय करेंगे, यानी जब हम किसी चीज के लिए एनर्जी लगाएंगे तब हम बोलेंगे भैया बड़ा एक्टिवली गए, बहुत एक्टिव हो यार, यानी एनर्जेटिक हो। तो अगर कोई भी चीज हम लोग क्या करें, एनर्जी डोनेट करके ले रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ये क्या है आपके यहां पे, एनर्जेटिक प्रोसेस है। और इस एनर्जेटिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं आपके यहां पे? एक्टिव प्रोसेस। दूसरा आपके यहां पे होगा पैसिव। पैसिव हो गया नॉन एनर्जेटिक प्रोसेस। नॉन एनर्जेटिक प्रोसेस का मतलब यह होगा कि इसमें ऊर्जा का व्यय निम्नतम नहीं, शून्य होता है। आपने कहा तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा। अब आगे की बात लाइन तुम लोग जानते हो क्योंकि मुझे ऐड नहीं करना है किसी का, लेकिन अगर आपके सामने ये बात बोली जाए कि तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोज डी जैसा, तब मुझे यह समझ में आया कि जो ग्लूकोज है इसके दो प्रारूप हैं। ग्लूकोज के दो फॉर्म हैं। जैव अणुओं में आपको बताया गया है कि इनके डेक्स्ट्रो फॉर्म भी होते हैं और लीवो फॉर्म भी होते हैं। इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो और इसे कहते हैं लीवो। तो आपको डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों फॉर्म देखना है। तो जब ग्लूकॉन डी, डी मतलब ग्लूकॉन डी जो ओरली लिया जाए, और ये दूसरा ग्लूकॉन है, ग्लूकोज है जो आपको इंट्रावेनसली दिया जाता है, तो तुरंत शक्तिदायक कौन हुआ? ग्लूकॉन, ग्लूकोज डी फॉर्म हुआ। कौन सा फॉर्म हुआ? डी फॉर्म। और ये ओरली लिया जाएगा। आपने कहा ओके ठीक है। एब्जॉर्प्शन बताइए, एब्जॉर्प्शन। हमने कहा ये डिफ्यूज हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर तुरंत, बिना किसी एनर्जी के एक्सपेंडिचर के, क्योंकि आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है, इसलिए आपने ग्लूकॉन डी आपने ऐड किया। तो ये हो गया ग्लूकोज का डी फॉर्म।
आपने तुरंत पिया और आपको लगा हाँ चलो ठीक है थोड़ा सा आगे एनर्जी बढ़ाते हैं, तो ये जो फ्रेम है ये ग्लूकोज ग्लूकोज का डी फॉर्म है, इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। पैसिव। अब एक्टिव अगर होगा तो वही बात होती है कि अगर हम किसी चीज को एक्टिवली ले रहे हैं तो एनर्जी खर्च करेंगे, अगर हम पैसिवली ले रहे हैं तो आप यहां पे एनर्जी खर्च नहीं करेंगे। आप समझो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो पॉइंट ये बन रहा है आपके यहां पे कि आपका जो ग्लूकोन डी है या आपका जो ग्लूकोज है डी फॉर्म है, उसको यूज करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स इट। क्या हो रहा है? हो गया? समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये पॉइंट हुआ। आपने कहा सर आपने ग्लूकोज के तो 3 फॉर्म बता दिए, ठीक है, और कुछ है? हमने कहा बिल्कुल है। ग्लूकोज के अलावा हम लोग ले लेते हैं क्या? प्रोटीन। तो प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट क्या है? अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद किसका? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है ये बताइए आप मुझे। अगर हम प्रोटीन के अंतिम उत्पाद के बारे में बात करें तो हमारे प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होगा वो अमीनो अम्ल है। क्या है मेरे बच्चे? अमीनो अम्ल। और आप सबको पता है कि अमीनो अम्ल आपके यहां पे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके यहां पे? एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। एक को बोलते भैया सुनो, काम वो करो जो जरूरी हो, सिलेक्शन के बाद गैर जरूरी भी जरूर करना। ये बच्चे सुन रहे सर गैर जरूरी काम क्या होता है? हमने कहा नोवेल पढ़ना, मूवीज देखना, गेम खेलना, टिकटॉक पे वीडियो बनाना, लिप बेल करके आजकल तो कुछ चला रहे हैं, पहले चलाते थे अब तो बंद हो गया। हाँ बहुत गंदा लगता है कसम से। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं ना, स्क्रॉल कर करके देखने की आदत है ना कई लोगों की, आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है या तो गेम में या तो इस शॉर्ट वीडियो में। बाकी आपकी मर्जी है ना। तो आइए देखते हैं एंड प्रोडक्ट जो होगा यानी अंतिम उत्पाद जो होगा वो अमीनो अम्ल होंगे। अमीनो अम्ल में भी आपके यहाँ पे जरूरी और गैर जरूरी है। तो जो जरूरी है उनको हम लोगों ने बोला कि भाई देख जो जरूरी है वो तेरे बॉडी के अंदर नहीं बनता है, जो जरूरी है वो हमारे शरीर में नहीं बनता है, हमारे शरीर में नहीं बनता। और इसके लिए हम बाहर के भोजन पर डिपेंड होते हैं। और जो गैर जरूरी है इसका निर्माण हमारा लीवर यानी यकृत करता है, यानी कि ये हमारे शरीर में बनते हैं। तो जो हमारे शरीर में बनते हैं वो हो गए आपके यहां पे गैर जरूरी, और जो हमारे शरीर में नहीं बनते वो हो गए जरूरी। तो जो जरूरी अमीनो अम्ल हैं उन अमीनो अम्लों को हमें देखना होगा। अब इनका भी आपके यहां पे अवशोषण 2 ही प्रकार से होगा, 3 प्रकार से, या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा या फैसिलिटेट होगा। एनसीईआरटी जितनी बोल रही उतना मैं आपको बता के भी चुपचाप निकल जाऊंगा, थोड़ा सा एलोबरेट करके। लेकिन मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, जब तुम कॉलेज में जाओगे और तुम्हारे यहाँ पे बायोमोलिक्यूल और ये सब पढ़ाया जाएगा ना, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, तब तुम्हें लगेगा यार ये तो समंदर है। नो डाउट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्जरी और मेडिसिन लास्ट ईयर में आती है और उसके बाद इंटर्नशिप,
डॉक्टर तो आप तभी बनते हो, तब तक तो जैसे ही हाई स्कूल इंटर पास हुए ना, वैसे ही 3 साल निकल जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब फाइनल में पहुंचोगे ना, तब तुम्हें लगा ओ माय गॉड अब बने डॉक्टर, अब लगेगा अब डॉक्टर बने हो, अब तुम्हें पेशेंट देखने को मिल रहा है बढ़िया बढ़िया, है ना। और पेशेंट तो जब तुम इंटर्नशिप करोगे ना, तब देखने को मिलेगा शानदार। तब तुम्हारे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, और फिर बन जाओगे डॉक्टर, है ना। बहुत शानदार। जितना शानदार पेशेंट देखोगे उतना शानदार बनोगे। किसी कॉलेज में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है मैटर नहीं करता। तो ये सब चीजें बताई जाएंगी, और मुझे ही पता है, तुम्हें पता है कि टीचर शॉर्ट नोट देगा कि बेटा ये 10 क्वेश्चन है, पढ़ लेना, इसी में से आएगा, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और सच में बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है आप यहाँ पे अमीनो अम्ल प्रोटीन के डाइजेशन के साथ ये आए थे। आइए अगला लेते हैं। हमने कहा वसा पाचन का एंड प्रोडक्ट क्या है। वसा को छोड़ो यार, वसा के बारे में तो करेंगे बात लंबी लंबी, है ना। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किस किस प्रोडक्ट में टूटेंगे, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में, और लास्ट में क्या बोला तुमने, लास्ट, बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट बता दो। अब सबका लास्ट प्रोडक्ट बताओ यार, बिल्कुल चलो। तो न्यूक्लिक अम्लों का लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और शर्करा एवं क्षार। ओ माय गॉड, शर्करा आ गया। ओके, और क्या आया, और क्षार, तो कोई मतलब नहीं है ना। शुगर शुगर जैसा हो जाएगा, क्षार क्षार जैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के यहां तक कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब पॉइंट आएगा, व्हाट अबाउट, आपका लिपिड के बारे में क्या कहना है। मेरा कहना बहुत शानदार है लिपिड के बारे में। आप सोचो कि जो लिपिड है वो कितना शानदार उसका पाचन होगा, यह आपको देखना है, पाचन एवं अवशोषण। और उसके बाद हम लोग एक्टिव पैसिव का एक कॉलम बना के सारी चीजें देख लेंगे, है ना। आप रेडी हैं? तो आइए देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेशन, सबसे महत्वपूर्ण पाचन आपके आपके एनिमल किंगडम के अंदर। फिर से सुनो ध्यान से, हमारे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पाचन, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जिसपे आज तक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, वो है वसा का डाइजेशन। तो भाई साहब मतलब इनके लिए तो बिल्कुल ये मतलब ये तो बनता है। ये देखो ध्यान से, ये देखिए बस आ रहे हैं आपको, ग्लिसराइड का एक अणु, याद करो, लास्ट प्रोडक्ट मुझे चाहिए फैट डाइजेशन का, ग्लिसरॉल और वसी अम्ल, यही तो था ना। तो ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल को मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड के ट्राइग्लिसराइड किस फॉर्म में था। तो देखिएगा, ट्राइग्लिसराइड का एक अणु, याद है, याद आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड का एक अणु पैनक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में एक, मैं रेड पेन कर दूं, रेड बच्चे को दिखता नहीं, ग्रीन कर दे रहा हूं, एक मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो ट्राइग्लिसराइड को जब ब्रेक करोगे तो वो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, पैनक्रियाटिक लाइपेज के। अच्छा आपको बताएं एक और बात, अगर हम एक चम्मच घी खा लें, कई बार क्या होता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब मिसकॉन्सेप्शन से ये दुनिया भरी हुई है, बहुत तगड़े तगड़े मिसकॉन्सेप्शन। कई बार लोगों को यह लगता है कि डिलीवरी के पहले अगर फीमेल को फैट खिला दिया जाए तो फैट की बहुत कम मात्रा जो होती है वो अवशोषित होती है, बाकी आपके डाइजेशन से निकल जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि ज्यादा घी खा लोगे तो लूज मोशन हो जाएगा। आप सुनो सुनो जो मैं बात बात बोल रहा हूं, ज्यादा घी नहीं पचता, या एक कहावत है, कुत्ते तो को घी नहीं पचता है। मेरा कुत्ता तो रोटी में ही खाना खा कुत्ता क्यों बोल रहा हूँ मैं, वो तो मेरा बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बेबी है। लेकिन बताओ ध्यान से, मतलब वो तो बिना मतलब घी की रोटी खाता ही नहीं है, कुछ भी कर लो तुम, जोर लगा लो जहां से जहां तक, खाएगा नहीं। वो तो हजम कर रहा है ना, तो वो भी मॉडिफाई हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या हुआ क्या सर, बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत मजेदार पॉइंट है।
अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, या ये कह रहा हूँ कि घी हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक छोटे मॉलिक्यूल में, जैसे मान लो ट्राइग्लिसराइड है, वो अगर पैनक्रियाटिक लाइपेज भी आ गया तो मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित होकर रह जाएगा, बाकी डाइग्लिसराइड को लगा चला यार रिलीज हो जा, कोई मतलब नहीं है। यानी कि जितना फैट हम खाते हैं उसका बहुत कम अमाउंट जो होता है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, बाकी क्या होता है निकल जाता है। ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं? अब क्या होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होंगे वो एक मोनोग्लिसराइड में आप यहाँ पे इसको परिवर्तित कर देंगे। अब खूब ढेर सारे मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड धीरे धीरे आपके यहाँ पे एकत्रित होंगे, और वो जब एकत्रित होंगे तो ढेर सारे मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड एकत्रित होके वसा की एक गोलिका बनाते हैं, जिसको हम लोग माइसिलेज कहते हैं। वसा गोलिका का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग माइसिलेज कहते हैं। और ये माइसिलेज जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ये माइसिलेज क्या होते हैं, आपके यहाँ पे जल में घुलनशील होते हैं। अब मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूं, जल में घुलनशील और एसिड में घुलनशील, ये दो बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जल और एसिड, ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से। बायोमोलिक्यूल जैव अणुओं को जब विभाजित किया गया था और मैक्रो बृहद जैव अणु और छोटे जैव अणु बनाए गए थे, तो हम लोगों ने कहा था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर से सुनो ध्यान से, नहीं सुनो हो तो ध्यान से सुन लो। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के विलयन में, सॉल्यूशन में, जब हम फैट को घोलते हैं, किसी भी जैव अणु को घोलते हैं, तो उसकी कितनी मात्रा पतले मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उस पार चली जाती है, और कितनी आपके यहां पे जल में मतलब एसिड में घुलनशील होती है, कितनी एसिड में घुलनशील नहीं होती है। तब उस समय बात यह हुई थी कि जो फैट के अणु हैं वो जल में या एसिड में घुलनशील नहीं होते हैं, है ना? बहुत ध्यान सुनना, एसिड में, मतलब सुनो ध्यान से, गड़बड़ मत करो कुछ भी। कहते हैं कि एसिड में घुलनशील और एसिड में अघुलनशील, और साइज दो बातें थी। तो जब वो बहुत ध्यान सुनो, जब वो घुलनशील नहीं थे, जब हमने छाना उनको तो वो रह गए। तो हमने कहा ये कौन है? पॉलीसैकेराइड, यार शुगर के बड़े बड़े अणु नहीं गए उस पार। ये कौन है? प्रोटीन, ये भी नहीं गए। तो जैव बृहद अणु कौन हो गया? प्रोटीन हो गया। जैव बृहद अणु कौन हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया। जैव बृहद अणु कौन हो गया आपके यहाँ पे? प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, और कार्बोहाइड्रेट हो गया। जैव बृहद अणु फैट भी हो गया। मॉलिकुलर लेवल पे, मॉलिकुलर वेट के लेवल पे वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब एसिड में घुलनशीलता की बात आई तो उसने कहा मैं प्रोटीन के साथ खड़ा हूं, मैं कार्बोहाइड्रेट के साथ खड़ा हूं, और मैं साथ ही खड़ा हूं इन तीनों के, किसके? न्यूक्लिक अम्ल और इन सबके। तो मैं भी वैसी ही संरचना प्रदर्शित करता हूं जैसा कि ये। अब हमारे सबके सामने ये पॉइंट था कि जो हमारे पास जल में या एसिड में अघुलनशील पदार्थ थे उनको हम लोग घुलनशील में परिवर्तित करें, क्योंकि हमको घुलनशील में परिवर्तित करके ही लैक्टेल्स पे ले जाना था। तो हमको उनको छोटे छोटे मात्रा में, छोटे छोटे पॉइंट में तोड़ना था। यानी जितने भी जैव बृहद अणु थे वो सारे के सारे जैव छोटे अणुओं में टूटेंगे। और यही है पाचन प्रक्रिया का मुख्य सार, कि आपको यह देखना है कि पाचन प्रक्रिया के अंदर बृहद जैव अणु छोटे जैव अणु में टूटते हैं, लेकिन यह कंडीशन होती है कि वो उनके अवशोषित अवस्था में टूटें, जिस अवस्था को हम अपने लैक्टियल्स पे अवशोषित कर पाए। तब फैट ने बोला कि ठीक है, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड मिलकर एक वसा गोलिका का निर्माण करेंगे, और कहे ये जो वसा गोलिका है, ना ही ट्राइग्लिसराइड, ना डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड भी नहीं, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड मिलके एक छोटी छोटी गोलिका का निर्माण करेंगे, और ये जो गोलिका है ये लैक्टेल्स पे यानी जल में घुलनशील है। तब हमने कहा ओके ये जल में घुलनशील है, ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं। जब ये जल में घुलनशील थी तो इसी मोनोग्लिसराइड को और फैटी एसिड को हम लोग लेके गए अंतः कोशिका के अंदर, सेल के अंदर लेके गए। और जैसे हम लोग इसको सेल के अंदर लेके गए, इसको वहां पे मिलती है कौन? एडिपोसाइट, या आपके यहाँ पे कोई भी संरचना टिश्यू फ्लूइड मिलते हैं, ये दोबारा आपके यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाती है। जब ये दोबारा ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होगी तो देखो ध्यान से,
ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अंतः कोशिका में पहुंचकर पुनः ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसे ये ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होते हैं, वहां के जो प्रोटीन होते हैं उनके साथ मिलकर ये बनाते हैं एक शानदार संरचना जिसका नाम होता है काइलोमाइक्रॉन। और याद रखना, जब तक ये प्रोटीन के साथ मिलकर जब तक ये ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन के साथ मिलकर काइलोमाइक्रॉन नहीं बनाएंगे, तब तक ये लैक्टियल्स पर अवशोषित नहीं होंगे। तो लैक्टियल्स पर अवशोषित होने वाली संरचना कौन सी है? डाइग्लिसराइड के ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। एक बात बताओ, आपके यहां पे जल में घुलनशील कौन सी संरचना है? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फिर से सुनो, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, देखते रहो, फैटी एसिड, या वसा गोलिका माइसिलीज। सर वसा गोलिका होगी। वसा गोलिका अगर जल में घुलनशील है तो जल में घुलनशील होकर वह कहां पे जाएगी? वसा गोलिका आगे चल के जाएगी कहां पे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लेके पहुंच जाएगी अंतः कोशिका के अंदर। और उसी अंतः कोशिका में आपके यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाएगी। और जब वो ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होगी, तब उसके ऊपर आपके यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन की कोटिंग चढ़ेगी और काइलोमाइक्रॉन में परिवर्तित हो जाएगा। आपने कहा सर एक लास्ट बार और बता दो। मुझे पता है आपको, आपके पास फैटी एसिड थे, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, और आपके यहाँ पे मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में परिवर्तित होते हैं। ये वसा का एक अणु था। तो ये ट्राइग्लिसराइड पैनक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में आपके यहाँ मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित है। मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड के साथ मिलकर वसा गोलिका का निर्माण करता है। यहां तक सही है? वसा गोलिका जल में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील है, इसलिए आपके यहाँ पे क्या होती है? आपके यहाँ पे आगे चल के फैटी एसिड के रूप में अंतः कोशिका में पहुंच जाती है। और जैसे ही अंतः कोशिका में पहुंचती है, पुनः आपके यहाँ पे किस में परिवर्तित हो जाती है? ट्राइग्लिसराइड में। और ये ट्राइग्लिसराइड वहां पे मौजूद प्रोटीन के साथ मिलकर काइलोमाइक्रॉन नामक संरचना का निर्माण करते हैं, यानी प्रोटीन की कोटिंग बना लेते हैं। और यही जो प्रोटीन की कोटिंग होती है, काइलोमाइक्रॉन होते हैं, यही लैक्टियल्स पे क्या होते हैं? आपके यहाँ पे अवशोषित होते हैं। तो वो कौन सी संरचना है जो आपके बॉडी के अंदर फैट का अवशोषण अवस्था क्या होती है? काइलोमाइक्रॉन। फैट की जल में घुलनशील अवस्था क्या होती है? माइसिलीज। फैट की हाइड्रोलाइज की एंड प्रोडक्ट क्या होता है? वसा और फैटी एसिड, यानी मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? आपके क्वेश्चन 3 फ्रेम में पूछे जाए। और इनको तोड़ने के लिए जो बाइल साल्ट होते हैं वो कहाँ से आते हैं? बाइल साल्ट और बाइल जूस गाल ब्लैडर से। उनको सांद्रित कौन करता है? गाल ब्लैडर। उनका निर्माण कौन करता है? यकृत। दैट्स इट। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत अगर है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं ना? अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लिखना था एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेट। क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी फूड का अवशोषण देखना है। किस फॉर्म में? एक्टिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में और फैसिलिटेट। याद रखना, ये क्वेश्चंस तुम्हें देखने पड़ेंगे, वैसे आते नहीं। एक दो बार 12-13 में आया, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी खुद भी आपके यहाँ पे अलग अलग तरीके से करे और एक्सप्लेन नहीं कर रही है। एनसीईआरटी नहीं एक्सप्लेन करेगी तो कंट्रोवर्सी बन जाएगी। अगर मैं कुछ भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके एक्सप्लेन करूंगा तो मैं ज्यादा बता दूंगा आपको, और अगर वो ज्यादा बताया तो यहाँ का जो पॉइंट का जो लिमिटेशन है वो बड़ी शानदार है। हम इसको बहुत स्केल पे ले जा सकते हैं, कम से कम एक लेक्चर ले सकता हूं मैं एब्जॉर्प्शन में। सच बात जो है वो ये है, बट नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि अगर मैंने एक पूरा का पूरा लेक्चर आपके यहाँ पे इसके लिए ले लिया, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि आपका जो भी मैटर यहाँ पर होगा, मैं उससे ज्यादा जरूर बताऊंगा। और एनसीईआरटी इसी पे नहीं खेलती है, मतलब यही नहीं आती, मतलब वो डाइजेशन तक आती है, एब्जॉर्प्शन पे आती नहीं, बहुत कम आती, कभी कभार। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगी जो इजिली कंट्रोल ना बने ज्यादा ज्यादा, तो वो चुपचाप निकल जाएगी यहाँ पे। तो मैं थोड़ा एक लाइन पीछे लेता हूँ, मैंने एक पेज इसके लिए छोड़ रखा था, तो इसको देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, उसके बाद आते हैं पॉइंट पे। तो सभी लोग रेडी? तो स्टार्ट कीजिए। एक छोटी सी प्यारी सी हेडिंग बनाइएगा सभी लोग। हेडिंग डालिएगा, पाचित उत्पादों का अवशोषण। क्या? पाचित उत्पादों का अवशोषण। पाचित उत्पादों का अवशोषण।
पाचित उत्पादों का अवशोषण। पाचित उत्पादों का अवशोषण। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो इसे जब तुम बोलोगे ना, तब आपको लगेगा किस किस फ्रेम में। अभी तो मैंने बता दिया कि ये अवशोषित इस फ्रेम में हो गए, ग्लूकोज गैलेक्टोज सब। अब ये हुआ क्या प्रक्रिया होगी अवशोषण की। तो हम हमारी जो दूसरी हेडिंग है, जिसको हम लोग एक हेडिंग पहले हो गई थी, एक हेडिंग है बी, मतलब कि ये हेडिंग है बी। इसको हम लोग ये कहेंगे उत्पादों के अवशोषण की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से अवशोषित होंगे, यानी यहां पे प्रक्रिया। प्रक्रिया, ये देखिएगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि आप यहाँ पे उत्पादों का अवशोषण और उस अवशोषण की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले हमें दो तीन चीजें, सक्रिय, निष्क्रिय और सुसाध्य परिवहन। सक्रिय, निष्क्रिय और सुसाध्य। पहला होगा सक्रिय। सक्रिय अवशोषण, अवशोषण का परिवहन। सक्रिय परिवहन। क्या लिखा आपने? सक्रिय परिवहन। दूसरा लिखा लिखा आपने निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन। और तीसरा लिखा सुसाध्य। प्लीज बेटे बहुत ध्यान से सुनना, यही तीन लास्ट हैं। सुसाध्य परिवहन, है ना। तो ये हो गया तीन पॉइंट जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। क्या हो गया? सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन और सुसाध्य परिवहन। सबको आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? प्लीज प्लीज फटाफट जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं सक्रिय परिवहन में क्या क्या होगा, फिर निष्क्रिय में क्या होगा, और फिर सुसाध्य में क्या होगा। अधिकांशतः हम लोग सक्रिय और निष्क्रिय और सुसाध्य को दो ही प्रारूप में देखते हैं। पहला प्रारूप ये होता है ग्लूकोज का, और दूसरा होता है अमाइनो एसिड का। ग्लूकोज फ्रक्टोज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज फ्रक्टोज अमाइनो एसिड। अगर कुछ तीसरा मिलता है तो हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में रख लेते हैं, लेकिन अभी तक इसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई और मिलते नहीं। तो आप जरूर इसको इसी टेबल के फ्रेम में ही रखना, बाकी किसी दूसरे फ्रेम में ना रखना। तो सबसे पहला देखिएगा आप यहाँ पे, हाँ कुछ आयंस भी देखेंगे, तो आयंस को अलग से व्हाइट कलर में आपको डाल देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट डालिएगा सक्रिय परिवहन। सब लोग लिख लो फटाफट। तो ये पॉइंट सक्रिय परिवहन हो गया। अब आइए स्टार्ट करते हैं सक्रिय परिवहन। सक्रिय, आप एनसीईआरटी ओपन करके धीरे धीरे चलो, आराम से देखो ध्यान से। सक्रिय परिवहन है ना। तो सक्रिय परिवहन में हम लोग देखते हैं, सक्रिय परिवहन जो होगा आप यहाँ पे, तो सक्रिय में मैंने आप सभी को बताया था कुछ पोषक तत्व, जैसे कि आप यहाँ पे कौन कौन हो जाएंगे, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था अमीनो अम्ल हो जाएंगे। कौन हो जाएगा आपके यहाँ पे? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा थिन करता हूं इसको। उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज या ग्लूकोज भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है, और सोडियम आयन, है ना। ये सोडियम आयन को इसलिए लिखेंगे बहुत ध्यान से, क्या, क्योंकि विद्युत अपघट्य का काम करेंगे आपके यहाँ पे। तो सोडियम आयन आपके यहाँ पे किस कार्य के लिए होंगे, आपके यहाँ पे विद्युत अपघट्य, अपघट्य। ये हो गया सक्रिय। हमें देखना है निष्क्रिय परिवहन। अगर हम निष्क्रिय परिवहन पर जाते हैं तो निष्क्रिय परिवहन के प्रोडक्ट आपको बहुत जरूरी है देखने, किन किन पदार्थों का, किन किन जैव अणुओं का निष्क्रिय परिवहन होता है। जब तुम इस पॉइंट पे जाओगे तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट जो सारे के सारे पॉइंट मिलने वाले हैं उनका नाम सबसे पहले सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और क्लोराइड। कौन होगा आपका? ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, और मैं क्यों लिखता हूं इंग्लिश में, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, और क्या लिखोगे? क्लोराइड, क्लोराइड आयन। ये हो गया। मैंने कहा था ना कि आयन भी हम लोग सोच रहे हैं। अब आएगा सुसाध्य। इसमें हम लोग लाएंगे फ्रक्टोज। इधर देखना ध्यान से, फ्रक्टोज, बोलो मेरे साथ साथ, एनसीईआरटी की लाइन है यार, फ्रक्टोज। दूसरा बताओ कौन सा होगा, जल्दी जल्दी फास्ट। फ्रक्टोज के साथ कौन होगा? अमाइनो अम्ल। और और अमीनो अम्ल के साथ और कौन होगा आपके यहाँ पे? अमीनो अम्ल, और और होंगे सोडियम आयन। कौन होगा आपका? सोडियम आयन। तो अब ये रहे पॉइंट्स। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, और जब भी बनेंगे थोड़े से कंफ्यूज आपको करेंगे कि कौन सा होता है। याद रखिएगा, इधर ध्यान से देखना। क्लोराइड बनेगा, सोडियम बिंदु अपघट्य बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। बाकी चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी, सबसे ज्यादा याद रखना इस बात को। तो कभी भी एनसीईआरटी यहां से ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं फ्रेम करता जिसपे सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था जो आपको देखना था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो देखो, वरना मैं 1 मिनट के लिए 1 मिनट 3 सेकंड के लिए हटता हूं, आप इसे जल्दी से नोट कर लो, जल्दी फास्ट। तो बस ये था आपका पूरा का पूरा मैटर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो पूरे पूरे फ्रेम को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ये फ्रेम बिल्कुल परफेक्ट एनसीईआरटी का फ्रेम लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, नो डाउट, इसके अलावा अगर हम कुछ और देखेंगे तो हमें हमें ये भी देखना होगा कि क्या होता है माउथ में डाइजेशन। पहले मिनरल वाला हटा के एक एक छोटा सा पॉइंट आपके यहाँ पे है कि माउथ से लेके स्टमक तक, वो एनसीईआरटी की येलो कलर की टेबल बनी हुई है, आप उसे देख लेना। माउथ में सलाइवा पाए जाते हैं, और कुछ जो है थायोसाइनेट पाए जाते हैं, उनका कार्य ये है। स्टमक के अंदर कुछ और है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ और है, छोटी आंत के अंदर कुछ होता है और है, बड़ी आंत के अंदर कोई और डाइजेशन पाता है। वो मैटर नहीं करता। देखो, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल सामान्य है। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में हम लोग अंदर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ ज्यादा नहीं है। हाँ, आपके सामने एक पॉइंट आ रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा कि आज सर एनसीईआरटी की लाइनें लेकर क्यों नहीं आए हैं, अभी रिवीजन में लेके आ रहे हैं ना, तो इसलिए अभी मैंने लाइन नहीं रखी। हमने कहा अभी क्या करते हैं, पूरा मैट्रिक्स पे बता देते हैं बच्चों को। 2 मैट्रिक्स बनानी थी मुझे। अब क्या करेंगे, अब मैं लूंगा क्या, एक एक छोटे छोटे सी डिजीज, है ना, छोटी छोटी सी, और फिर लेके चलूंगा किस फ्रेम में आप यहाँ पे आपको, कि चलो ठीक है देखते हैं इनका रिवीजन। जब रिवीजन लेके आऊंगा तो एनसीईआरटी की लाइनें दोबारा लेके आऊंगा आपके सामने, है ना। बिल्कुल याद रखना, टेंशन ना लेना। और 1 घंटे का जो लेक्चर नेक्स्ट आपको मतलब डालूंगा मैं आज ही के दिन में, उसको जरूर देखिएगा। ये बहुत, हाँ, पढ़ेगा कब, 6 से 7 या 7 बजे आपको मिल जाएगा, 7-8 बजे तक, है ना। तो प्लीज आप उसको जरूर रात में जरूर देखना, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत मजा आएगा आपको उसमें। अच्छा, उसमें क्या होता है ना कि वो हम लोग रिवीजन फ्रेम डालते हैं, यानी कि पूरा चैप्टर 1 घंटे के अंदर, प्लस थोड़े से विटामिन, थोड़े से मिनरल, दैट्स इट। तो छोटा सा पॉइंट और है एक, है ना, अगर आप बोलो तो स्टार्ट कर लें। कहते हैं पाचन तंत्र के विकार। अगर हम पाचन तंत्र के विकार में आएंगे ना बेटे, तो विकार में आपको मिलेगा सबसे पहला विकार जो है वो मिलेगा पीलिया।
ध्यान से सुनना बेटे, अरे थोड़ा फील लेके लिखते हैं ना यार, पीले से लिखते हैं क्या? पी लिया। डब्ल्यू रेडी? तो पीलापन आपके स्किन पे कैसे, पीलापन आपकी त्वचा पे कैसे, पीलापन आपकी आंखों के ठीक नीचे कैसे, पीलापन आपके जीभ में कैसे, और पीलापन आपके नेल्स पे कैसे, और सफेद आपकी लैट्रिन कैसे? पीलापन आपके लैट्रिन में क्यों नहीं? पीलापन आपके मूत्र में क्यों नहीं? पीलापन क्यों नहीं? क्योंकि आपका लीवर हो गया है इन्फेक्शियस, आपके लीवर को हो गया है भैया इन्फेक्शन। किसका? वायरस का, है ना? बहुत ध्यान से सुनना, आपके लीवर को हो गया इन्फेक्शन वायरस का, और आपका लीवर स्वेलअप होके बैठा हुआ है। वो कह रहा है मैं काम करने नहीं जा रहा। अब जब वो काम करने नहीं जाएगा तो बिलीरुबिन और विल्बरडीन का जो निर्माण करके वो क्या कर रहा था, गाल ब्लैडर को दे रहा, गाल ब्लैडर आपके आंत में छोड़ रहे थे, अब वो प्रक्रिया रुक गई पूरी तरीके से। तो जब देखो, जब बाइल पिगमेंट बनते थे, इधर सुनो ध्यान से, जब बाइल बनता था कहाँ पे? लीवर में, यानी यकृत में। बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जब यकृत में, जब यकृत में बाइल बनते थे तो वो बाइल किसको दे दिए जाते थे? किसको दे दिया था बेटा? गाल ब्लैडर को। और गाल ब्लैडर उन बाइल्स को क्या करता था, बहुत ध्यान सुनो, और भी ज्यादा क्या करता था, सांद्रित करके ले जाके छोड़ देता था पैनक्रियाज के अंदर। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में सब कुछ, लेकिन सुनना ध्यान से, जब आपके लीवर को हुआ इन्फेक्शन तो इसने स्टॉप कर दिया किसका निर्माण आपके यहाँ पे? बाइल का। किसका? बाइल का निर्माण इसने बंद कर दिया। इसने कहा कोई बाइल सेल नहीं बने। तो बाइल किसको नहीं मिला? गाल ब्लैडर को। किसको? पित्ताशय को नहीं मिला। किसको नहीं मिला बेटा? पित्ताशय को नहीं मिला। और जब पित्ताशय को नहीं मिला तो पित्त वाहिनी क्या लेके जाएगी आपकी आंत के अंदर? क्या लेके जाने वाली है? कुछ नहीं। तो ना तो पित्ताशय से कुछ निकला और ना पित्त वाहिनी से कुछ निकला। तो आपका जो लैट्रिन, जो खाना था, वो आपकी मुख गुहा से होते हुए, आपकी आंत से होते हुए चला गया कहां पे? बाहर। और उसमें पित्त वर्णक नहीं गए। जब वो नहीं गए तो आपकी लैट्रिन जो पीली पीली होती थी, आप यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक आपका जो वो होता था, कलर होता था, वो नहीं आया, क्योंकि उसमें पित्त मिक्स नहीं हुए। जब पित्त मिक्स नहीं हुआ मेरे बच्चे, तो तुम सबको ये बात पता है कि अगर पित्त नहीं मिलेगा तो आपके यहां पे क्या हो जाएगी? लैट्रिन कलरलेस हो जाएगी, यानी वाइट। और वही लैट्रिन, वही पित्त जो है, वो धीरे से आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब होकर कहां चला जाता था? किडनी से होते हुए यूरिन में चला जाता था, और उसी की वजह से आपके यहाँ पे यूरोबिलिनोजन नामक रंगा पदार्थ बनता था, जिसकी वजह से यूरिन का कलर आता था। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई? स्टॉप हो गई। तो इन दोनों चीजों के स्टॉप होने की वजह से जो आपकी लैट्रिन थी वो कलरलेस हो गई, और जो आपका मूत्र था वो बिल्कुल पानी पानी हो गया आपके यहां पे। और दोनों आपके यहां पे करेक्टर थे कि आपको पीलिया हो गया। नहीं नहीं, तो पीलिया क्यों था? तो सफेदिया होना चाहिए था यार। पॉइंट तो लड़के ने बिल्कुल परफेक्ट पकड़ा है, और नहीं तो क्या, तो सफेदिया होना चाहिए था। हमने कहा अच्छा, लेकिन आपकी त्वचा, ये जो पिंक पिंक से रोजी जैसे गाल है, ये जो आपकी स्किन है, आपकी त्वचा है, वो जो आपके यहाँ पे हल्का सा रेडिश, कहते हो भाई सुर्ख गाल लाल हो रहे छोरे के, तो गाल पीले होने लगेंगे। नेल्स को देखो ध्यान से, आपको रेड कलर दिख रहा होगा। अगर आपके पास, खासकर बच्चियां, आपको पास ब्लड कम होता है तो आपके व्हाइट व्हाइट दिख रहे होंगे। लेकिन बच्चों को बोल रहा हूं, बेटा देखो ध्यान से, हम लोग नेल बिल्कुल आपके यहाँ पे रेड रेड दिख रहे हैं कि नहीं? थोड़े थोड़े से पिंक पिंक से। ये किसकी वजह से है? ब्लड के रिफ्लेक्शन की वजह से। तो जब ब्लड से बाइल पिगमेंट को निकाला नहीं जाएगा, यानी कि डेड आरबीसी को से जो हीम एंड ग्लोबिन कंपोनेंट निकल रहा था, उससे हम लोगों ने हीमोग्लोबिन और बाइल पिगमेंट, जो हम लोग बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन बनाते थे, जब उसको निर्माण कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके ब्लड के अंदर है कि नहीं है? भाई जो आरबीसी मरी,
कम से कम 40 ml तो डेली मर रही है ना। तो अगर 40 ml आपका ब्लड डेली डिस्ट्रॉय हो रहा है, या 40 नहीं 20 क्या 20 ml भी नहीं बोलेंगे, कितना, 21 18 19 18 17 17 17 ml, 17 ml ब्लड आपका अगर डेली डिस्ट्रॉय हो रहा है अपने लाइफ स्पैन की वजह से, तो वो टूटेगा। और टूटेगा तो उसमें बाइल निकलेगा, बिलिरुबिन निकलेगा, बिलिवर्डेन निकलेगा। बिलिरुबिन बिलिवर्डेन निकलेगा तो वो लीवर का काम है। मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? स्प्लीन। स्प्लीन से कहाँ आएगा? यकृत पे। और यकृत उसको तोड़ेगा मॉलिक्यूलर स्टेज पर, फिर लेके जाएगा, किसको देगा? गाल ब्लैडर को, यानी पित्ताशय को। पित्ताशय उसको किसके अंदर डालेगा? पैनक्रियाटिक ग्रंथ से होते हुए किसके अंदर? डियोडिनम के अंदर, यानी ग्रहणी के अंदर डालेगा। ग्रहणी में इसकी प्रेजेंस की वजह से आपके जो फीकस यानी कि मल का जो रंग होगा वो पीला, और मूत्र का जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन अब लीवर काम नहीं कर रहा है, तो आरबीसी तो मर रहे हैं, लेकिन वो स्प्लीन में भी जा रहे हैं। आरबीसी मर रहे हैं, आरबीसी स्प्लीन में जा रहे हैं, हीम और ग्लोबिन कंपाउंड में टूट भी रहे हैं, लेकिन अब उनको बाइल्स में कन्वर्ट, आपके ब्लड के अंदर धीरे 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 ये ब्रेकडाउन वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि येलो कलर का पिगमेंट है। तो जो आपके ब्लड को रिफ्लेक्ट करता है, आपके ब्लड को रिफ्लेक्ट करने वाला ऑर्गन कौन सा है? कंजक्टिवा ऑफ आई। ऐसे आंख खोल के डॉक्टर देखता है ना, ऐसे, हाँ जिम निकालो बेटा, हाँ नाक ऊपर करो, हाँ वेरी गुड, नेल्स लाओ, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, ब्लड की कमी बिल्कुल नहीं है। हाँ थोड़ा ब्लड पीला हो गया है तो आपको पीलिया है ना? क्या है आपको? पीलिया। और इसी को ज्वाइंटिस बोलते हैं, है ना? अच्छा ये हुआ क्यों? क्योंकि आपको हुआ हेपे लीवर में टाइटिस, टाई। सर क्या बात करो, यही हेपेटाइटिस है? नहीं भाई, हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में इन्फ्लामेशन, और इसके कई प्रकार हैं। एक जो ये है इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस ई। ज्वाइंटिस की वजह से जो लीवर में इन्फ्लामेशन होने की वजह से, लीवर में सूजन होने की वजह से जो आपको हेपेटाइटिस होगा, उसका नाम होगा हेपेटाइटिस ई। अगर आपके बाइल का कंसंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो गया तो नॉर्मली नॉर्मली कंटामिनेटेड वाटर, दूषित खाना और दूषित भोज्य पदार्थ, दूषित जल और दूषित भोज्य पदार्थ के कारण आपको पीलिया होता है। याद रखना, यानी सोर्स क्या होता है? यकृत एक वायरल, वायरस जनित रोग है, वायरस जनित। इसमें आपके यकृत में सूजन देखने को मिलती है, सूजन देखने को मिलती है। समझ में आ रही बात कि नहीं? और इसी को बहुत ध्यान से, त्वचा में, त्वचा के नीचे, इसमें आपकी त्वचा के नीचे त्वचा के नीचे पित्त या बाइल, बाइल पाया जाता है ना? जब आपका हेपेटाइटिस ज्यादा देर तक आपके बॉडी के अंदर रह जाएगा, मतलब ये क्या नाम है, जॉन्डिस, पीलिया, तो ये हेपेटाइटिस में परिवर्तित हो जाता है। ये सबसे कॉमन छोटे बच्चों में होता है, बच्चे में होता है। छोटे बच्चे का मतलब हुआ कि 1-2 साल का नहीं,
नवजात में, नवजात में। दैट्स इट। किसी को कोई दिक्कत? ये थी पीलिया। पीलिया से बचा जा सकता है? अरे खूब तगड़े से बच सकते हो रे, है ना। आपको बहुत जबरदस्त तरीके से वो कराना पड़ेगा, है ना, फाइल रिमूव करना पड़ेगा। आराम से बच जाओगे, दवाइयां धीरे धीरे लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पीलिया, यकृत, वायरस जनित रोग, यकृत में सूजन, त्वचा के नीचे बाइल, हेपेटाइटिस छोटे बच्चे को होता है, और बच्चों की सिकाई भी होती है, नियोनेटल फोटोथेरेपी मशीन होती है। अब इससे ज्यादा पढ़ा दूंगा तो तुम सब पागल हो जाओगे। बोलोगे सर एनसीईआरटी में तो वैसे छोटा सा लिखा हुआ है, आपने वैसे इतना ढेर सारा दे दिया है, अब आप चाहते क्या हो? जान लोगे क्या बच्चे की? चलिए बच्चों, पीलिया के बाद अगला पॉइंट बड़ा प्यारा सा है। अगर आप बिल्कुल फोकस पे रहोगे, बिल्कुल ध्यान से रहोगे, बिल्कुल पॉइंट पे रहोगे, तो गारंटीड मजा आएगा। पीलिया के बाद दूसरा है वोमिटिंग, यानी वमन। वमन या उल्टी। वोमिटिंग या उल्टी। वमन, उल्टे, जो कुछ भी कह लो। अब आप मुझे एक बात बताओगे, बहुत प्यारी सी। सभी लोग, उल्टी कब आती है तुम लोगों को? सर जब कुछ ऊट पटांग खा लें। ऊट पटांग खाना क्या होता है? सर अगर ज्यादा खा लें तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस आती है ना। इसको बोलते हैं क्रमानुकंचन गति का रिवर्स हो जाना। कर्मानुकंचन गति जो होती है लगातार आपके भोज्य पदार्थ को आगे लेके जाती है, लेकिन कई बार इंटेंस पेन की वजह से, इंटेंस पेन की वजह से, ज्यादा घबराहट की वजह से, इधर देखो ध्यान से, पेन का कलर चेंज करो यार, दर्द, घबराहट, डर, संदूषित भोज्य यानी कंटेमिनेटेड फूड पदार्थ, भोज्य, बैड, दुर्गंध, दुर्गंध, है ना। और हिल पे जाने से उल्टी होती, चक्कर से, ऑक्सीजन कम हो या बीपी डाउन हो, दोनों चीज, या ब्लड कम हो, ब्लड की कमी हो, तो आपको उल्टी हो। क्या बात है! या नीट का रिजल्ट आना हो, घबराहट, ये सबसे शानदार है। नीट पेपर है, तुम लोग बेवकूफी मत करना। नीट का पेपर है तुम्हारे लिए, नीट का पेपर इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए होगा, बस सबके लिए नहीं। सबके लिए नीट का पेपर, घबराहट, नीट का पेपर या रिजल्ट, या रिजल्ट, परिणाम के टाइम पे भी आपको क्या होगा? उल्टी हो सकती है ना। देख लो,
है ना। और संदूषित भोज्य पदार्थ, फूड पॉइजनिंग इसको बोलते हैं, फूड पॉइज फूड पॉइजनिंग। किसी को और कोई बात। मेरे पास एक डॉगी है, लियो करके, अडॉप्टेड है। तो मैं कभी कभी उससे मतलब ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि इरिटेट कर देता है, कभी तो कोई चीज़ सिखाओ तो जल्दी सीखता नहीं है। तो कई बार डंडा लेके उसको डराता हूँ, और कई बार बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें मेरी फाड़ने लगता है, काट देता है, तो मैं उसको पीट भी देता हूँ, ऐसा नहीं। तो एक बार मतलब ठीक है, मतलब रुपए पैसे तो मैटर नहीं करता है, मतलब ठीक है, एक बार 200 रुपये फाड़ दिए थे, चलो ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं, वैसे एक दो छप्पड़ मार के छोड़ दिया। एक बार जैसे मान लो हम लोगों की लाइफ इससे जुड़ी होती है, देखो पकड़ा, वायर, उसे वायर काटने में बहुत मजा आता है। तो मेरी क्लास लेने वाली ये वायर जो थी, उसको उसने काट दिया, और मुझे नेक्स्ट क्लास लेनी थी, एंड यू काट बिलीव, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने एक डंडा उठाया और जैसे उसकी तरफ बढ़ा, वो वोमिट कर दिया। मतलब उसे लगा कि आज भैया तोड़ देंगे, टांग तो तोड़ देंगे, फ्रैक्चर डन पूरा। जैसे मैंने डंडा उठा के उसकी तरफ कस के खींच के उसकी तरफ मारने को दौड़ा ना, वैसे वोमिट कर दिया। तो ये इतने क्यूट होते हैं कोई भी एनिमल, कि अगर वो, मतलब अगर मैं अपने डॉग, मतलब किसी भी, चाहे जोरो हो चाहे लियो, किसी को मार दो ना, तो 5 मिनट बाद वो खुद ही आते हैं, मनाते हैं, सॉरी, वो देखिए क्यूट क्यूट से उनके मतलब आईज आपको मोहित कर लेंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे। तो जब मैंने डंडा उठा के उसको कस के मारने की सोचा, तो देंगे अभी दो खींच खींच के, तो कस के डांट के लाउडली जब मैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाऊँ, तो वो मट कर दिया। फिर मैं रुक गया, हमने कहा यार क्या करे वैसे, क्योंकि वो डर गया, उसके बाद से उसने वायर छुई नहीं। अगर उसके पास वायर फेंक दो तो वो दूर भाग जाता है, क्योंकि एक बार उसके अंदर डर बस गया इस बात को लेके। मैंने काफी कोशिश की कि मैं एजुकेट करूं कि बेटा ये नहीं, बाकी सारी चीजें सीख गया, वायर देखते ही उसको गुस्सा आ जाते थे, क्या होता, काफी उलझा होता है ना। मेरी कितनी कितनी कान में लगाने वाले ईयर, मतलब वो बट खराब कर चुका है मेरे, कई चार्जर। बट ये चीज तो, डर कभी भी जो होगा, जब डर बहुत ज्यादा होगा तो तुमको वोमिटिंग आएगी, और जब वोमिटिंग खत्म होगी तो तुम्हारा डर निकल जाएगा, ये बता दें। क्योंकि कहते हैं मतलब डर का जो है वो पूरा का, यानी रिवर्स पेरिस्टालसिस टोटल आपके बॉडी का अजीब सा है। जब तुम बहुत डर जाओगे ना, तो तुम जैसे मान लो तुम्हें शेर दौड़ा ले, तो तुम्हें वोमिटिंग हो जाएगी, अगर तुम डर गए तो डर तुम्हें किसी भी चीज से है, सांप से डर लग सकता है, जबकि बेचारे इतने शर्मीले होते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको वमन देखना है कि उल्टी किस दौरान सबसे ज्यादा आने की संभावना होती है। अगला पॉइंट, उल्टी के बाद आपके यहां पे देखना है डायरिया यानी प्रवाहिका, है ना। डायरिया, अब डायरिया तुम्हें देखना है, तो डायरिया में तुम्हें दो तीन चीजें बहुत ध्यान से देखनी है, जानते हो, इसे बोलते बाउल मूवमेंट। यानी कि बार बार आपके यहाँ पे क्या होना, बार बार बाउल मूवमेंट होना। बाउल मूवमेंट क्या होता है आपके यहाँ पे, कि बार बार जो आपका संकोच, मतलब जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस है, यानी कि क्या है, आंत्रिय आंत्रिय कर्मानुकंचन गति है, वो बार बार एक ग्रुप में आ रही है, तो आपको बार बार फीलिंग आएगी लैट्रिन की। मेमोराइज, कई लोगों को ये सिंड्रोम होता है, जैसे मेरे साथ एक सर पढ़ाते थे, तो उनको ये सिंड्रोम था। तो वो क्या, वो क्लास लेते लेते बढ़िया आराम से क्वेश्चन दे देते, बेटा सॉल्व करो मैं आ रहा हूं, तब तक आ जाते थे, सच में। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है, अगर आपके यहां पे बहुत तेजी से आ रहा है, फ्रिक्वेंट आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा, तो आपका लॉस ऑफ वाटर बॉडी से बहुत ज्यादा हो रहा है, और लॉस ऑफ वाटर जा रहा है, तो आपको इनटेक ऑफ वाटर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा आपको अपनी बॉडी के अंदर।
आप बात समझ रहे हैं शायद। आपको अपने बॉडी के अंदर इनटेक रखना पड़ेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, प्रवाहिका। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये है प्रवाहिका यानी डायरिया। और डायरिया में आपको सबसे ज्यादा पॉइंट जो होगी, डायरिया का मतलब ही यही हुआ, ये देखो, ज्यादा इन्फ्लेमेशन, बहाव ज्यादा। अब बहाव किसका ज्यादा, मल का। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्यों होगा? या तो स्वेलिंग किसके अंदर है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, या किसके अंदर है, छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर, या कंटेमिनेशन है आपके, तो वो फूड को इंटरटेन नहीं कर, खट से बाहर फेंक देता है, रोकता ही नहीं अपने पास। तो इस अवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा कि डायरिया आपको, तो यहां पे भी आपके यहाँ पे संदूषित, इसमें भी आता है ना, इनमें भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया घट जाती है। भोजन अवशोषण, भोजन अवशोषण जो होता है, भोजन अवशोषण कम हो जाता है। दूसरा, संदूषित जल और भोज्य से होता है, भोज्य से, संदूषित जल एवं भोज्य से होता है। तीसरा पॉइंट नहीं देखोगे, अवशोषण संदूषित जल और भोज्य पदार्थ से होता है। हाँ ठीक है, प्रवाहिका डायरिया संदूषित जल एवं भोज्य पदार्थ से होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ ठीक है। संदूषित जल एवं भोज्य से है ना, क्या देखिएगा, नॉर्मली वायरस, VIR, वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, तो जॉन, है ना, हेलमेंथ, ये संक्रमण से हो। बोलो किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक देखते जाओ। किसी बच्चे को कोई बड़ा डाउट प्रवाहिका में, है ना? मुख्यतः क्या होता है, वेट लॉस, मनुष्य का भार में कमी, भार में कमी मतलब वेट लॉस होगा, है ना, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन। और अगर डिहाइड्रेशन होगा तो क्या एडवाइस किया जाएगा आपको, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लीजिए क्या, ORS के घोल। क्या लोगे, ORS के घोल। भाई आराम से पढ़िएगा प्लीज, ज्यादा फूफा नहीं करना है, आराम से टू दी पॉइंट। जितना ज्यादा बेहतरीन पढ़ोगे उतना बेहतरीन रहेगा, है ना। फिर बता रहा हूँ, लास्ट के जो पॉइंट मैंने जिसमें एनसीईआरटी नहीं डाली है उनको मैं रिवीजन में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट फ्रेम में नोट्स थे, तो एनसीईआरटी अगर लेके आता तो वहाँ पे पॉइंट ना मिलते तुमको ज्यादा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा था। ओ थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, रुक जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, अब है आप यहाँ पे डायरिया के बाद कब्ज। कब्ज, और कब्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं मतलब मुझे नहीं लगता, कठोर बद्धता बोलते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं कठोर बद्धता लिखने से, है ना। कोष्ठबद्धता, कब्ज। तो पता है कब्ज क्या होता है, बहुत ध्यान से। अगर आपको बचपन में, जैसे अभी आप बचपन में ही हो, अभी आप ज्यादा बड़े नहीं हुए हो,
अगर आपको फीकस की कॉल आती है कि आपको सुबह फ्रेश होना चाहिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, सोने को थोड़ा सा प्रायोरिटी दे देते हैं। अब एक आधे घंटे सो लिए, लैट्रिन नहीं जाएंगे, बढ़िया आराम से स्कूल में कर लेंगे या कहीं भी कर लेंगे, कोई मैटर नहीं करता लैट्रिन इतना ज्यादा, तो थोड़ी देर और सो लेते हैं और चलेंगे, बाद में कर लेंगे, मतलब कहीं पे भी। तो आपने ब्रश कर लिया और जल्दी जल्दी में लैट्रिन होगी नहीं, बहुत रिलैक्स चाहती है वो। पहले आप उठ जाओ, फिर आराम से, पता नहीं कई लोगों को बाहर जैसे वो उठते हैं वैसे लैट्रिन लेके उठते हैं, ऐसा लगता है कि कई लोग उठते हैं चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, कई नशेड़ी लोग भांग, गांजा, सुट्टा, अफीम, चरस, जैसा भी, जैसा जिसका नशा है, दारू, अल्कोहल, जो कुछ भी लेते हैं उसके साथ ही उतरती है। आप एडिक्ट हो चुके हो किसी चीज के, तो उसी वजह से कई लोग कुछ नहीं लेते, बढ़िया आराम से सुबह उठे अर्ली मॉर्निंग, उनको नेचुरल कॉल आई, गए बढ़िया आराम से चले आए। लेकिन जब आपका, आप नहीं जाओगे लैट्रिन, तो आपका जो फीकस मतलब रेक्टम है वहां पे जो लैट्रिन है वो यहाँ पे जमा हो जाएगी और धीरे धीरे वो सूखेगी। उसमें से पानी क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा, मतलब पानी क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा आंत के अंदर, और वो कठोर होने लगेगा। और जब कठोर लैट्रिन आपके एनस से निकलेगी ना, तो एनस के पार्ट को खींचते हुए निकलेगी। और एनस जो है वो बहुत सॉफ्ट है, रेक्टम और एनस ऐसे बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। जब उसमें से खींचते हुए निकलेगी ना, तो एनस के जो, जिसके बंद, जो बंद एनस जो होता है वो बिल्कुल ऐसे होगा, और जब खींच के निकलेगी तो वो ऐसे हो। तो कहते हैं जो कठोर बद्धता है, यानी कि जो कोष्ठबद्धता या कब्ज है, वही आगे चल के आपको पाइल्स या बवासीर नामक रोग भी आपके अंदर इंड्यूस करेगा। यानी कि अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी आंत बाहर आ जाएगी, थोड़ी सी पार्ट, अगर वो बाहर आ जाएगी तो उस पर संक्रमण होगा। और जब संक्रमण होगा तो जैसे अपने पिंपल फूट जाते हैं ना, वैसे वो फूटेगा। तो उसमें पाई जाती हैं छोटी 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 प्यारी प्यारी केशिकाएं, यानी ब्लड वेसल्स, और उनमें से तेजी से फर से आपके यहाँ पे क्या होगा, ब्लड निकलेगा और पूरी लैट्रिन लाल हो जाएगी। आप बोलोगे मेरी बवासीर खूनी हो चुकी, यानी कि वो जब निकलती है तो ब्लड निकलता है आपके एनस से, तो इसे बोलते हैं खूनी बवासीर, या पाइल्स या वेरुकोज, क्या बोलते हैं, खूनी। तो कब्ज और कोष्ठ बाध्यता, मतलब आपको दोनों बातें मैंने एक साथ बता दी। और यहाँ पर आपको देखें, यानी अपच होना, ज्यादा स्पाइसी खाना, जैसे मैं बताऊं आपको अभी लेटेस्ट मेरे यहाँ पे, अच्छा हम लोग के यहाँ पे नॉनवेज, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं नॉनवेज ओकेजनली खाता हूँ, मुझे पसंद है, बट कोई ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं मिला तो मैं तलबी हूँ, मतलब मेरे मेरे लाइफ में अगर कोई किसी चीज का बहुत लार्ज स्केल पे तलब है मुझे, अगर तुम सच में जान, मतलब तुम्हें लगेगा कि सर बन रहे हैं ज्यादा, ऐसे है नहीं, सच में अगर मुझे किसी चीज का तलब है तो तीन चीजों की, छोटी छोटी सी। पहला, खूब पैसा कमाने की। दूसरा, मैं नीट के लिए बहुत पढ़ता हूँ, वरना मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों फ्रेम में हूं, आप देख लो। और सिर्फ इसलिए दोनों फ्रेम में हूं क्योंकि मुझे दोनों पे कमांड रखना है। मुझे नहीं पसंद है कि मेरे को कोई एक फ्रेम, कोई बोले तुम इंग्लिश के ही टीचर हो, कोई बोले नहीं तुम हिंदी के टीचर, नहीं। अगर उर्दू में पढ़ाया गया होता तो मैं उर्दू में ही पढ़ाता। तो मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों पे कमांड रखना है। और अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने टाइम में 8 घंटे में 5 घंटे सोता हूं, मतलब 8 घंटे मैंने सोने के निकाल रखे, अब 5 घंटे से ज्यादा मैं कभी सोता नहीं, या ना तो मेरे मेरे जो जोरो लियो डॉगीज हैं वो मुझे सोने देते हैं, वो सो लेंगे, फिर आके मुझे जगा देंगे, कभी इधर बैठ जाएंगे कभी उधर बैठ जाएंगे, कई बार ऐसा होता है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे मैं बाकी मेरे पास टाइम बचता है उससे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। मुझे एडिक्शन इन्हीं चीज का है, मैंने अपने वर्क को अपना एडिक्शन, अगर मुझे काम ना करना हो, जैसे तुम खुद तो सोचो, मैं दिवाली में अकेला टीचर हूँ जो नहीं गया हूँ घर, मैं घर जाता हूँ खाली बैठा तो करूँ क्या, लरी लगाऊं, मैं लरी लगाने के लिए लग रहा हूँ तुम्हें, इलेक्ट्रिशियन बुलाओ लरी लगाओ, तुम्हें लगाना हो तो, मैं काम कर रहा हूँ ना अपना। तो ये मेरा काम टीचिंग है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, दैट्स इट। किसी की शादी में जाना है, ठीक है, डैडी वैडी जाते हैं, अपना भाई भाई सब देखते हैं, मैं, मेरा क्या मतलब है, क्यों जाऊँ मैं किसी, मेरी शादी में नहीं आएंगे ना आए यार, क्या मतलब है, बट क्या मतलब है। तो अभी पॉइंट मेरा, हाँ इट मे बी कि शायद मैं बीमार हूं, मैं अनसोशल हूं, बट अभी मेरे लिए मैटर ये है कि भाई ये है, मुझे पढ़ाना है, और दूसरा, जितना बढ़िया पढ़ाओगे उतना बढ़िया पैसे मिलेंगे। और उसी से मेरी तीसरी शौक है गाड़ी, मेरे को गाड़ियां पसंद है, मेरे डॉग पसंद है खूब ज्यादा, खूब अच्छी अच्छी ब्रीड के डॉग मेरे पास है।
और गाड़ियां हैं। तो बस पता नहीं, मुझे ये एडिक्शन है। तो आपको एडिक्शन चेंज करना है अपना। मुझे नहीं पता कि लोगों को सुट्टे का है, फिर सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, कब्ज हो जाती है, कोई मेडिसिन लेते हैं, कुछ अफीम गांजा भांग जो कुछ भी लेते हैं उससे प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। लोग कहते हैं जब तक वो सिगरेट नहीं पीते तब तक लैट्रिन नहीं होती है। कई लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पसंद है ठीक है, हाँ ओके ठीक है, बट डेली नहीं खा सकता मैं, हफ्ते में एक दिन बस, इससे ज्यादा नहीं, नहीं खा सकता इससे ज्यादा। कई लोग होते हैं सुबह दोपहर शाम रात 5 टाइम, मंगलवार को मिलती नहीं बाजार में, वरना मंगलवार को भी कटा देंगे, वो तो भाई देते ही नहीं लोग मंगलवार को। तो ये हालत है। तो जो भी तुम इतना मतलब जब भी कोई नॉनवेज या कोई भी सब्जी खाएंगे ना, पालक को छोड़ के बाकी हर सब्जी में तो मसाले पड़ते हैं, तो सब्जी कहाँ है? तो वो सब आपके फीकस से होकर निकलेगी, और जब कठोर होगा आपका फीकस तो वो जलाते हुए निकलेगी सब कुछ, बहुत ज्यादा, यानी कि ज्यादा मसालेदार, ज्यादा चिकना, ज्यादा आपको मतलब गरिष्ठ भोजन खाने से भी आपको कब्ज होगा, याद रखिएगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए मेरी एक छोटी सी बात, एक बात बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, है ना। जिस दिन खूब मसालेदार भोजन खाओगे उस दिन लैट्रिन 1 ही 2 घंटे डिले हो, लेकिन डिले जरूर होगी, याद रखो। और अगर डिले हुई तो तुम और बढ़ा दो मसाला, और दिन बढ़ा दो, आज 10 दिन मसालेदार सब्जी खाएंगे तो तुम देखना लास्ट में 3 4 घंटे डिले हो जाएगी। और जब तुम इसे अपनी लाइफ बना लोगे ना तो वो हमेशा के लिए डिले हो जाएगी, तब होगा आपको कठोर बाध्य या कॉस्ट, और इसके परिणाम बहुत गंदे दुष्परिणाम आने वाले, है ना। इतने गंदे यहाँ पे, क्योंकि लैट्रिन नहीं रोक सकते ना, तो जब उसका ऑपरेशन होगा तो बहुत ज्यादा गंदा होगा। तो इसके पेशेंट, मैं ये बोलूं कि अपने सराउंडिंग में 10 में से 4 से 5 पेशेंट कब्ज के हैं, जिनमें से 3 से 4 को पाइल्स है, इनको ब्लीडिंग होती है। अच्छा होता है कि जब ये बाहर आ जाता है ना तो इसको करने का सबसे, जैसे मान लो आपके एनएस, प्लीज आप लोग, मेरा सब्जेक्ट हो तो मुझे बताने दो, यूं जब लैट्रिन निकलेगी, जैसे मेरा हाथ निकल रहा है, तो आपका जो एनएस है वो ऐसे बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा ये देखो बाहर आ रहा है ना। तो एक सबसे बेहतर ये होता है कि जब आपका एनएस का एरिया गीला हो, जब आपने स्प्रे से धोला या हाथ से धोला, जैसे भी धोला, जब वो गीला हो, प्लीज यार मतलब इरिटेट मत होना, है ना। तो आप उंगली से यूं दबा दो, ऐसे ऐसे दबा दो, हल्का सा एनएस को ऐसे दबा दो, तो अंदर चला जाएगा, देखो चला गया ना अंदर। तो जब वो अंदर चला जाएगा इस तरीके से तो बाहर नहीं निकला रहेगा, तो जब वो बाहर नहीं निकला रहेगा तो उस पर इन्फेक्शन नहीं होंगे, तो इन्फेक्शन होगा तो टूटेगा नहीं। तो बेहतरीन मॉड क्या होता है? बेहतरीन मॉड इसे बोलते हैं अंगुली तकनीकी, यानी कि एनएस को की बाउंड्री पे आपने यूं यूं करके उंगली से जो बाहर निकला हुआ पोर्शन था उसको दबा दिया। सूखे मत करना, जब आपका एनएस का एरिया गीला हो, यानी जिस समय आपने स्प्रे मारा हो उसी समय आपको क्या करना है, चारों तरफ से दबा देना, वो अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका एनएस सूख गया और आपने कस के डाला अंदर किया ना, तो इट मे बी कि बाहर का पोर्शन भी अंदर, वो भी आपके लिए सही नहीं होगा। ये मैंने क्यों बता दिया पता नहीं, पता नहीं क्यों, पर हल्का सा करोगे तो तुम्हें एहसास होगा। तो जब वो निकलेगा बाहर तो तुम्हें एहसास होगा कि एनएस में कुछ फंसा हुआ है। तो जब तुम गीली गीली अवस्था में ही उसको अंदर कर दोगे तो लगेगा हाँ नाउ दिस इज कंफर्टेबल। तो ये हम लोगों को कॉलेज में थोड़ा सा ऐसा बताया गया था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ज्ञान स्प्रे कर दिया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे पता है कि कई लोगों को नहीं पसंद है एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर जाना, है ना। तो एंड द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिजीज, जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जिसको हम लोग कहते हैं मेरास्मस एंड क्वासियरकोर, है ना। दोनों बहुत प्यारी सी डिजीज हैं, बहुत प्यारी सी डिजीज, प्रोटीन की कमी की वजह से होती हैं। एक को मम्मी दूध नहीं पिलाती है और दूसरे को क्या करते हैं आपके यहाँ पे, एक को मम्मा दूध नहीं पिलाती है और दूसरे को क्या होता है, दूसरे को हो जाता है मतलब जब वो खाना खाता है तो उसको प्रोटीन डाइट नहीं मिलती। इसको लेके इंडिया में खूब ढेर सारे कंसर्न चले हैं, जैसे कि एक फूड सिक्योरिटी बिल, एक मिड डे मील परियोजना, है ना। तो जो मिड डे मील है वो सबसे पहले स्टेट ऑफ इंडिया तमिलनाडु जो था वहां पे लागू किया गया था, वेरी सक्सेसफुल, सबको खाना, बहुत शानदार खाना दिया गया, आपको पता है। तो ये सब कुछ था, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये दो चीजें, विटामिन और ग्रैंड रिवीजन, तो 1.5 घंटे का एक लेक्चर और लास्ट आपके यहाँ पे होगा, और इसका नाम होगा द रिवीजन एंड सप्लीमेंट्री। क्या होगा?
रिवीजन ऑब्लिक सप्लीमेंट्री, यानी कि एडिशनल चीजें। सप्लीमेंट होता है फूड सप्लीमेंट। तो ये रहा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। स्टे कनेक्टेड ऑन फिजिक्स वाला। पढ़ते रहो, मचाते रहो, और 7 तारीख के टेस्ट में जाके बूम मचा दो, वैसे जैसे दिवाली मचाई थी, है ना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।